हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज का हमारा टॉपिक है अस्थमा। अस्थमा को हम ब्रोंकियल अस्थमा भी बोलते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका डेफिनीशन। अस्थमा इज अ ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीन होता है पेंटिंग। इज अ chronic inflammation disease characterized by airway obstruction, which is airway inflammation increase responsiveness of trachea and bronchi to various stimuli. It manifests by bouts of dyspnea resulting from temporary narrowing of bronchi due to bronchospasm, mucosal edema, thick secretion. इस डेफिनीशन में आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया है। क्या होता है? अस्थमा एक क्रोनिक इन्फ्लामेशन डिजीज है जो कि आपको एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है या उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका रेस्पिरेशन डिस्टर्ब होता है। और जो अस्थमा है वो ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से भी होता है। अगर ज़्यादा म्यूकस सिक्रेशन हो रहा है या म्यूकस थिक है या वहाँ पे एडिमा है तो उसकी वजह से भी ब्रोंकियल अस्थमा हो रहा है। इसमें देख सकते हो ये हमारी एयरवे है। ये आपकी एक हेल्दी एयरवे है जो कि इसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। बट जो अस्थमैटिक एयरवे है उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से वो नैरो हो जाती है और जो भी उसका रेस्पिरेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। नॉर्मली क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो एयरवे इनहेल करता है तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है जो एल्वोलाई के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफ़र हो जाता है। बट क्या होता है, जब अस्थमैटिक एयरवे हो जाता है, मींस ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो वो प्रॉपर जो ऑक्सीजन है वो ब्लड स्ट्रीम तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे कि ऑक्सीजन की भी वहाँ पे डिफिशेंसी आ जाती है, कमी हो जाती है और उसका जो रेस्पिरेशन है वो भी अफेक्ट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका इंसिडेंस एंड इटियोलॉजी। इसका क्या कॉज है और ये किस सीवियरिटी के साथ में पॉपुलेशन में है। इंसिडेंस: मोस्ट केस हैव ओरिजिन इन फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ। मीन्स ये सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों में देखने को मिलता है, मतलब 2 साल तक के बच्चों में। पीक इंसिडेंस इन सीन 5 to 10 year ऑफ एज। और इसका जो बहुत ज़्यादा केसेस आपको देखने को मिलेंगे वो किस एज में मिलेंगे आपको, 5 से 10 साल तक के बच्चों में। बॉयज़ आफ्टर ट्वाइस एज मच गर्ल। मीन्स इसे गर्ल्स से ज़्यादा बॉयज़ को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा इटियोलॉजी। इसका कॉज क्या है? अस्थमा इज अ करेक्टराइज बाय ऑब्स्ट्रक्टिव प्रोसेस सेकेंडरी इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ब्रोंकाई। मीन्स जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है एयरवे में और इसका हो सकता है कोई भी किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है, जिसको हम एलर्जिक अस्थमा बोल देंगे, एक्सटेंसिक अस्थमा बोलेंगे। ये कब होता है, जब कोई डस्ट के कांटेक्ट में आता है या उसको किसी भी चीज़ से एलर्जी है। स्ट्रोक हो गया, पाउडर हो गया, पोलन हो गया, हाउस डस्ट हो गया, इसकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है। आपका एनवायरमेंटल हो गया, जेनेटिक हो गया, अगर उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है। रिस्क फैक्टर क्या है? पहले हम देखेंगे इंडोजेनस रिस्क फैक्टर एंड एक्सोजेनस रिस्क फैक्टर। इंडोजेनस एक्सोजेनस क्या होता है? इंडोजेनस जो हमें दिखाई नहीं देता या पर्सन के अंदर होता है, मतलब मेल सेक्स, जैसा कि हमने इंसिडेंस में देखा था, ये बॉयज़ को ज़्यादा अफेक्ट करता है या किसी की फैमिली हिस्ट्री में है या किसी को एलर्जी है। एक्सोजेनस जो हमें दिखाई देते हैं, मीन्स जो आपका बाहर का एनवायरनमेंट है उसकी वजह से होता है। वायरल इन्फेक्शन हो गया, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एक्सपोजर टू एलर्जेंस, पैसिव टोबैको स्मोकिंग, लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ये आपके रिस्क फैक्टर हो गए जिसमें कि अस्थमा होने के ज़्यादा चांस होते हैं। अस्थमा को आप एजमा भी बोल सकते हो, इसका प्रोनाउंसिएशन। अब हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। ये कैसे कैसे हमारे ऑर्गन को अफेक्ट करता है
और एक ऐसे इससे एपनिया होता है और डेथ तक हो जाती है। पैथोफिजियोलॉजी पहले हम देखेंगे एक्सपोजर टू एलर्जन और ट्रिगर्स, मतलब जो भी पर्सन है वो एलर्जन के कांटेक्ट में आया, जैसे कि डस्ट हो गया, पोलन हो गया, स्मोक हो गया। इसके बाद में क्या होता है, वो उसकी जो आईजीजी जो है वो इंक्रीज होगा, उससे क्या होगा, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आएगा। किसकी वजह से, उसकी आईजीई इंक्रीज हो रहा है। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, इससे क्या होगा, जो ब्रोंको है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, स्टिकनेस होगा। एयरवे एडिमा एंड इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, जब उसमें ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन होगा, इसमें एडिमा होगा तो क्या होगा, उसमें उसकी जो एयरवे है नैरो हो जाएगी, जिससे कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जिससे कि हाइपो कंडीशन आ सकती है, वीजिंग हो सकता है। वीजिंग मीन्स खरखराहट की आवाज़। हाइपर वेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन, यहाँ तक कि उसकी डेथ भी हो जाती है और उसको एपनिया हो जाता है, मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग या अब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। अब इसमें देखेंगे मेजर पैथोजेनिक मैकेनिज्म, इसमें क्या क्या मेन कॉज होते हैं, जैसे कि स्पाज्म ऑफ म्यूकस मसल, म्यूकस मसल में स्पाज्म हो गया है, ब्रोंकाई की जो मसल है उसमें अगर स्पाज्म हो जाता है उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो गया है, जो एडिमा है वो ब्रोंकियल म्यूकोसल में हो गया है तो भी उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इंक्रीज सिक्रेशन एक्युमुलेशन ऑफ म्यूकस, और एयरवे में अगर ज़्यादा म्यूकस सिक्रेशन हो रहा है, वहाँ पे एक्युमुलेशन हो रहा है तो भी कॉज करता है अस्थमा को। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर, क्या आपको साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे। पहला आपका है सीवियर डिस्पीनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, बॉट्स ऑफ कफ, वीजिंग, गड़गड़ाहट की आवाज़ होगी। बॉट्स ऑफ का मतलब है उसको खांसी के दौरे आएंगे, मीन्स जब उसको कफिंग होगा तो बहुत ज़्यादा सीवियर होगा, थोड़ी देर के रुक जाएगा, फिर जब उसको कफिंग होगा तो बहुत टाइम तक होगा, जिसको हम बॉट्स ऑफ कफ बोलेंगे। वीजिंग, घरघराहट की आवाज़ होगी। साइनोसिस उसको हो सकता है ऑक्सीजन की कमी से। पेलर हो जाएगा स्किन का कलर। स्वेटिंग होगी उसको, रेस्टलेसनेस रहेगा। एक्सेसिव यूज ऑफ एसेसरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन, और उसमें क्या होगा कि जब ऑब्स्ट्रक्शन होगा जब, तो वहाँ की जो रेस्पिरेशन की मसल है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे अपने आप को, बहुत ज़्यादा उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा। एक्सट्रीम फटीग, और पेशेंट है वो देखने में बहुत फटीग लगेगा। जब सीवियर अस्थमा होता है, उसका अटैक पड़ता है, तो आपको हाइपोक्सिया, साइनोसिस, कार्डियक अरिथमियाज, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब हम करेंगे इसका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, मीन्स क्या हम इसमें टेस्ट करवाएंगे जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकें। पहले आपको हिस्ट्री करेक्शन लेना है, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, और इसके बाद में आपको उसका करवाना है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। नेक्स्ट आप करवाओगे इसमें ब्लड एग्जामिनेशन एंड चेस्ट एक्सरे भी करवाना है, और इसका एलर्जी टेस्ट करवाना है, एंड स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री आप यहाँ पे और राइट कर लीजिए, स्पायरोमेट्री। मैनेजमेंट इसका हम क्या करेंगे, पहले तो हमें इसको हाई एंटीबायोटिक देना है, और इसको हमें सल्ब्यूटामोल देना है जो कि उसके ऑब्स्ट्रक्शन को रिलैक्स करेगा। ब्रोंकोडाइलेटर देना है जो कि उससे डायलेट हो सके। फास्ट एक्टिंग ड्रग क्या आएगा आपका, पहला आएगा शॉर्ट एक्टिंग बीटा एड्रेनो रिसेप्टर एगोनिस्ट, इसमें आपका आएगा सल्ब्यूटामोल। एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, इसमें आपको सल्ब्यूटामोल है वो आपका फर्स्ट लाइन ड्रग है अस्थमा का। एंटीकोलिनर्जिक देंगे, एंड इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड प्रोवाइड एडिशनल बेनिफिट व्हेन यूज द कॉम्बिनेशन विथ शॉर्ट एक्टिंग बीटा एड्रेनो रिसेप्टर एगोनिस्ट, इसके कॉम्बिनेशन में देंगे, इसके साथ में देंगे। लॉन्ग टर्म कंट्रोल में क्या आएगा, फ्लूटोकोसोन कॉमनली यूज फॉर लॉन्ग टर्म कंट्रोल। प्रोपियोनेट, फ्लूटोसोन प्रोपियोनेट जब इसको लॉन्ग टर्म कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है।
लॉन्ग एक्टिंग बीटा एडनोरिसेप्टर एगोनिस्ट हैव एटलीस्ट 12 आवर ऑफ इफेक्ट। मीन्स इसका जो लॉन्ग एक्टिंग तक मतलब ये अफेक्ट करता है आपको 10 से 12 घंटे तक ये आपको रिलीफ फील करेगा। कुछ अदर मैनेजमेंट में है, अदर ड्रग्स हैं। ऑक्सीजन आपको उसको देना है, हाइपोक्सिया सैचुरेशन फॉल बिलो 92%। अगर उसका 92% से ऑक्सीजन बिलो हो रहा है तो आपको उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है। आपको उसको मैग्नीशियम सल्फेट देना है, आईवी ट्रीटमेंट देना है। नेक्स्ट है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। आपको नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करना है, नर्स का क्या रोल होगा, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड एजुकेशन। पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देना है, आपको उसको एजुकेट करना है उसकी डिजीज़ कंडीशन के बारे में और उसको कंफर्टेबल फील करवाना है। एडमिनिस्ट्रिंग एडिक्वेट फ्लूइड, आपको उसका जो भी फ्लूइड है वो मेंटेन करके रखना है। आपको आईवी फ्लूइड भी उसको देना है। प्रोवाइड रेस्ट एंड कंफर्ट, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें रेस्ट के लिए बोलना है और हमें कंफर्टेबल उसको प्रोवाइड करना है। काम एनवायरनमेंट देना है। एवेलुएट रेस्पिरेटरी स्टेटस एंड फैसिलिटेट ब्रीथिंग, आपको उसका रेस्पिरेटरी चेक करते रहना है क्या उसका स्टेटस है और इसको कैसे हम मैनेज करेंगे। तो ये था हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।